नमस्कार, खरे खरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 2002 का एक मामला जहां पर किस तरीके से एक महिला के साथ यानी कि बिल्किस बानो किस तरीके से उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है और उसके बाद जब दोषियों को सजा मिलती है तो वहां पर किस तरीके से उन दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल 15 अगस्त को किस तरीके से उन्हें रिहा किया जाता है और एक तरीके से एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उसका मजाक बनाया जाता है। बीजेपी सरकार यह फैसला लेती है, गुजरात सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जाता है और उसके बाद इस पूरे फैसले को, जो रिहाई का फैसला होता है, उसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। बिल्किस बानो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो करारा तमाचा बीजेपी के मुंह पर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से टिप्पणी जस्टिस ने की है इस पूरे मामले को लेकर, एक तरीके से एक महिला को लेकर जो न्याय और सम्मान की बातें हम करते आ रहे थे और लगातार ये होता था कि महिला को सम्मान मिलता है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं, उसमें एक ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इसीलिए जो विपक्षी दल हैं वो भी आभार जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो भी आभार जता रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल बिल्किस बानो का पूरा मामला है क्या और किस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और जो दोषी थे, 11 दोषी जिन्हें रिहा कर दिया गया था और यह कहा गया था कि बहुत अच्छा आचरण है, वो हैं तो दुष्कर्मी लेकिन आचरण उनका बहुत अच्छा था, इसी वजह से उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव पर रिहा किया गया था। उसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि महिला किसी भी धर्म, समुदाय, किसी भी वर्ग की हो, लेकिन उसे अधिकार, उसे सम्मान मिलना चाहिए। एक महिला को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग समुदाय की क्यों ना हो। ये बड़ा कमेंट जो है वो जस्टिस नागरत्ना की तरफ से किया गया है इस मामले को लेकर और इसके साथ ही जो पूरा मामला है उसमें यह भी बताया गया है कि ये गुजरात सरकार ने फैसला सुनाया, लेकिन जब फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था, मामला महाराष्ट्र में चल रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार को ही इस पूरे मामले में सुनवाई करनी थी और वही फैसला ले सकता था कि रिहाई होनी चाहिए या नहीं। लेकिन 2002 में जब दंगे हुए उस दौरान बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके बाद परिवार के जो 7 लोग थे उनकी भी जान ले ली गई थी। ये पूरा मामला 2002 से चल रहा है। 2004 में जाकर जब तमाम तरह के सबूत और गवाह पेश किए गए और लगातार जब इस मामले में दबाव बनाया गया तब 2004 में जाकर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 11 लोगों को 2008 में दोषी पाया जाता है और इसके साथ ही जो 7 लोग हैं उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है और एक जो व्यक्ति है उसकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये पूरा मामला था और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है और उसके बाद हर कोई सुप्रीम कोर्ट का आभार जता रहा है। अब इस मामले में विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पूरे मामले को और विस्तार से जानेंगे और इस पूरे मामले में अहम भूमिका रही है। हम इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हमारे साथ हैं शहनवाज आलम जी। शहनवाज आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा फैसला जो है उसके तरफ से सुनाया गया है और जिस तरीके से ये कहा गया कि एक महिला किसी भी वर्ग समुदाय की हो लेकिन उसे सम्मान का अधिकार है, किस तरीके से आप देखते हो? और गुजरात सरकार ने जो रिहाई दी थी, जो दुष्कर्मी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था, उसके बाद फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी और एक तरीके से ये माना जा रहा था कि महिलाओं के लिए किस तरीके से जंगल राज आ चुका है। देखिए, असल में इस पूरे प्रकरण ने भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं को लेकर के सोच है उसको ही उजागर किया है और एक तरीके से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी वैचारिकी है उसको एक तरीके से बेनकाब कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से काम किया, खासतौर से गुजरात की सरकार ने, उसको सामने ला करके रख दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अपराधी थे ये पहले तिहाड़ जेल में बंद थे, इनको पहले तिहाड़ से गुजरात ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि बहुत लंबी जो है वो प्रक्रिया के तहत जो है इनको छोड़ा गया और बहुत लंबा इस पर काम किया गया कि किस तरीके से इनको छोड़ा जा सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर के गुजरात सरकार की मंशा जो है वो साफ तौर पर जाहिर होती है, वो किस तरीके से अपराधियों के साथ में खड़ी हुई थी। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये गुजरात
सरकार जो है ये उसके गाल पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक करारा तमाचा एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो किस तरीके से अपराधियों के साथ में खड़ी हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसके अपराधियों को फूलमाला पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया, फिर कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण थे, ये कहा गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक दुष्कर्म के आरोपियों को संस्कारी मानती है? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हर दुष्कर्म के आरोपी को संस्कारी मानती है। और ये देखने में आया है पिछले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी हर दुष्कर्म के आरोपी के साथ जो है या यौन अपराधी के साथ में जो खड़ी हुई दिखाई देती है, फिर चाहे वो चिन्मयनंद का मसला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मसला हो, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह का मसला हो, और चाहे इन बिल्किस बानो के अपराधियों का मसला हो, सारे मामलों में इस तरीके से खड़ी दिखाई देती रही है। गुजरात और हाथरस की बेटी का जो मामला था उसमें भी वो इसी तरीके से खड़ी दिखाई दी, और इसी तरीके से वो उन्नाव के मामले में भी खड़ी दिखाई दी। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी चाल चरित्र चेहरा है उसको भी एक तरीके से जाहिर करता है। और बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो एक बार फिर से जो है वो भारत की न्यायपालिका में विश्वास को कायम रखने वाला एक फैसला कहा जा सकता है, और सरकार जो यौन अपराधियों के साथ में खड़ी रहती है उसके गाल पे करारा तमाचा कहा जा सकता है। आंचल जी। जी अमलेंदु जी, शहनवाज आलम जी से इस पर ये जो कमेंट चाहेंगे, और किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया था, इसमें एक बड़ी लड़ाई आपने भी इस पूरे मामले को लेकर लड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों की रिहाई जो है रद्द कर दी है? तब देखिए, जिस तरह से भारतीय न्यायपालिका कटघरे में खड़ा हुआ था इस पूरे मामले में, जो फैसला उसने दिया था पिछले साल ही आरोपियों को, दोषियों को बरी कर दिया, उसके बाद से पूरे दुनिया में भारतीय न्यायपालिका को लेकर के बहुत सख्त सवाल पूछे गए, और यहाँ तक कि भारत के अंदर भी जो ऐसा मीडिया है जो प्रो मोदी है उसको भी इस दबाव में इस फैसले पे सवाल उठाना पड़ा। मेरा मानना है कि सिर्फ बिल्किस बानो के लिए ही फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है, जुडिशरी ने अपनी साख बचाने के लिए भी ये काम किया है। दूसरी चीज आप देखिए, इसके राजनीतिक पहलू पे आप बात करिए। जब ये छोड़ा गया है तो उस समय वहां पे चुनाव होने थे, और ये कहा गया था, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि चुनावी लाभ के लिए अपने पुराने कार्यकर्ताओं बीजेपी सरकार ने छुड़वाया है। वो काम हो गया, जो पॉलिटिकल मोटिव था उसमें बीजेपी सफल रही, और उसके बाद न्यायपालिका को जो थोड़ा बहुत अपना इमेज बनाने की कोशिश करती रहती है बीच बीच में, उसके लिए भी अच्छा था कि इनको दोबारा जेल भेज दिया जाए। पर्सनली मैं इस फैसले को कोई बहुत क्रांतिकारी फैसला नहीं मानता हूँ। पहले नजर में ही इस तरह का फैसला आना नहीं चाहिए था। आज भी आप देखिए तो जजमेंट ने क्या कहा है, जुडिशरी ने कहा है कि हम अपने पुराने जजमेंट को नलिफाई करते हैं। आपने ऐसा किया ही क्यों था? सवाल उठता है कि जिन जजों ने उनको छोड़ा था उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगी? उस पे तो आप एकदम चुप है। उस पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो न्यायपालिका पे कोई ट्रस्ट करेगा, नहीं तो कुछ करने नहीं जा रहा। सबको पता है कि चंद्रचूड़ जी के समय में न्यायपालिका की क्या दिशा है। आज ही रामचंद्र गुहा जी ने एक आर्टिकल लिखा है कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि सीजीआई जाकर के अपने आस्था का प्रदर्शन करे और किसी इबादत गाह में जाए। तो ये बेसिकली जुडिशरी ने अपने फेस सेविंग के लिए किया है। कोई बहुत क्रांतिकारी कदम ये नहीं माना जा सकता। शहनवाज आलम जी का ये कहना है कि कोई क्रांतिकारी फैसला नहीं है, लेकिन जो फैसले आ रहे थे और जिस तरीके से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक महिला के अधिकार को लेकर जो बातें कही गई हैं, जो जिक्र किया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर तो एक तमाचा माना ही जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार पे तो तमाशा है ही, लेकिन शहनवाज जी की भी ये बात सही है एकदम कि भाई ये फैसला इस तरीके से पहले मतलब गलत फैसला आया ही क्यों था। तो वो एक लंबी मुझे लगता है बहस का मसला हो जाएगा, और जिस तरीके से पिछले दिनों न्यायपालिका से चीज़ें आ रही हैं उन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि बाहर भाषण कुछ होते हैं जज साहिबान के, और जब सीट पर जाकर के फैसले होते हैं तो वो कुछ और होते हैं। तो वो एक कथनी और करनी का अंतर जो है उसको एक तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यायपालिका की विसंगतियाँ जो है वो ये भी जाहिर करती हैं कि किस तरीके से जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर सरकार का किस तरीके से दबाव है। इसका मतलब ये भी एक चीज़ जो है वो साफ तौर पे जाहिर होती है, भले ही इसको कोई इनकार करे या स्वीकार करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फैसले आते हैं उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव जो है कहीं ना कहीं मालूम पड़ते हो। पिछले दिनों एक जज साहब की जो थी वो टिप्पणी जो थी वो वायरल हो रही थी, किस तरीके से जो है वो दबाव है। कपिल सिब्बल का भी पिछले दिनों ट्वीट था कि किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर जो दबाव आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आई थी। तो यहाँ निश्चित तौर पर वो दबाव तलब
अलग हो सकते हैं, लेकिन ये फैसला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी राजनीति के लिए जो करना था उसने कर लिया, लेकिन वो उस चुनावी राजनीति करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये सरकार के क्रियाकलाप के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़े करता है और समाज के अंदर एक गंभीर बहस को जो खड़ा करता है। अगर आप इससे अलग हट जाइए कि किस समय आया है और किस समय आना चाहिए था, इससे अलग हटा जाए, केवल सिर्फ फैसले के ऊपर बात की जाए, तो ये फैसला जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और सरकार की जो एक मंशा है, सरकार ने जिस तरीके से इसको किया उसको लेकर के जो है उसकी पुल पट्टी सारी खोलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लोग पहले तिहाड़ जेल में बंद थे, तो तिहाड़ जेल से, चूंकि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, तो वहां से नहीं छुड़वाया जा सकता, तो पहले तिहाड़ जेल से उनको ट्रांसफर कराया गया गुजरात जेल, और गुजरात जेल में ट्रांसफर करा करके फिर गुजरात की सरकार ने उसको जो था वो वहाँ से उनको रिहा कर दिया। तो लेकिन ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये गुजरात सरकार के अंडर नहीं था, चूंकि मुकदमा जो था वो मुंबई हाई कोर्ट में चला था, तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस पर कोई इस तरीके का फैसला ले सकती थी समय से पहले छोड़ने का, नहीं छोड़ने का। मुझे लगता है कि जब पूरा फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि इस तरीके के लोगों को जो है छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन जो जस्टिस नागरत्ना की जो टिप्पणी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रही है कि इस तरीके के महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, क्या समाज जो है मतलब या सरकार जो या कोई भी जो न्यायालय है, क्या वो इस तरीके से उनको छूट दे सकता है। तो मुझे लगता है ये एक गंभीर टिप्पणी जो है वो अब टिप्पणी ये जो है वो फैसले में आई है कि नहीं आई है, वो जब लिखित फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये टिप्पणी जो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार के ऊपर काफ़ी जो है गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों के ऊपर जो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और विपक्ष को भी ये चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता के बीच जाए और ये समझाए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की नीतियां, किस तरीके से अपराधियों के समर्थन में, यौन अपराधियों के समर्थन में, दुष्कर्म के आरोपियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पे कहा है तो करारा तमाचा मारा है। चल जी, इस पर असदुद्दीन ओवैसी का भी कमेंट आया है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने भी जमकर हमला जो है वो बीजेपी पर बोला है। प्रियंका गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा का बयान जो है वो सामने आ गया है कि कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं उसको उजागर करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सुनिए पवन खेड़ा का बयान। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जी शहनवाज जी, जिस तरीके से यहां पर पवन खेड़ा ने यह बड़ा बयान दिया है कि एक बार फिर से हमने जो विश्वास था हमारा वो वापस आ गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए कोई भी इस तरह का फैसला क्षणिक तौर पे इस भरोसे को तो मजबूत करता ही है। वो याद जरूर दिलाता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां बहुत बहसें हुई थी, फिर बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी। ये पूरा दृश्य एक बार आपके जहन में जरूर आ जाता है। इस तरह का कोई फैसला आता है या इसके खिलाफ भी फैसला आता है, तब भी हम लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है, अभी हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए जुडिशरी के पॉलिटिकल इस्तेमाल के बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं इधर 4-5 सालों में क्या आया। चीफ जस्टिस जो हमारे हैं अभी मौजूदा, अभी इन्होंने पब्लिकली इस बात को कहा कि 370 पे उठने वाले सवालों का वो जवाब नहीं देंगे। भाई आप क्यों नहीं जवाब देंगे? और सवाल उठा कौन रहा है? सवाल तो आपके फ्रेटर्निटी के लोग उठा रहे हैं। ये बहुत जल्दबाजी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे गुजरात के जो पीड़ित थे उनका हौसला बढ़ेगा, लेकिन हमको ये कुछ जजमेंट को भी याद करना चाहिए जो पिछले साल ही आया था, जिसमें कहा गया था कि गुजरात से जुड़ा हुआ कोई भी मसला
किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जाके देख लीजिए पिछले साल का ये फैसला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसपे बहुत मेरा मानना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन के बतौर हिंदुस्तान ने आपको डेवलप किया है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर इनके जजमेंट्स को देख लीजिए आप, तो उसमें कहा गया बिल्किस जकिया जाफरी के मामले में कहा गया कि अब गुजरात से जुड़ा हुआ कोई मसला किसी कोर्ट में इंटरटेन नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में कह दिया गया कि पुराना केस हो गया, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। भाई जर्मनी में तो आज तक लोगों को सजाएं होती है होलोकॉस्ट को लेकर। तो बीच बीच में ऐसा कुछ आएगा ताकि जो लिबरल वॉइसेज है, जो तार्किक लोग हैं, वो इनके झांसे में फंस जाए। जुडिशरी का फैसला अच्छा है, सब लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके मोटिव पर भी हमको बात करते रहना चाहिए। बट आपकी महासचिव प्रियंका गांधी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि न्याय की जीत हुई है। उनका पूरा ट्वीट ये है कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप की शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। शहनवाज जी, ये बड़ा बयान जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से आया है। प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव थी, उनके निर्देश पर ही 10 दिनों का एक सिग्नेचर कैंपेन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया था मैंने, और 7-7.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए थे। और उस दौरान 2 बार ज्ञापन भी दिया गया था चीफ जस्टिस के नाम। ये जो चीजें हो रही है जुडिशरी में, कौन कमजोर आदमी आपके पास आएगा न्याय मांगने के लिए? प्रियंका जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इस पे कार्यक्रम किया था 10 दिनों का। ये जीत है न्यायपालिका की। न्यायपालिका में आस्था को इससे निश्चित तौर पे थोड़ा पुशअप मिलता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ अभी हो रहा है। अगर हम टोटलिटी में जुडिशरी के रोल को देखें तो अभी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसपे हम कह सकते हैं कि अभी उससे सारे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। और जो जिस दिशा में जुडिशरी जा रही है, वो बीच बीच में इस तरह की चीजें होंगी। आप मानिए ये व्यवस्था इसी तरह काम करती है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सीटी लगाना पड़ता है। ये कौन लोग हैं जो फैसला सुना रहे हैं? इनको देखिए, एजी नूरानी साहब ने अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मसले में क्या क्या किया। इस पर बात करनी चाहिए लोगों को। एक प्रक्रिया है, कोई फैसला आ गया है, हम स्वागत करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव के निर्देश पर हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। हम मानते हैं कि हमारी जीत है। न्यायपालिका में एक संभावना बनती है कि अभी आप हार नहीं सकते अगर आप सही से लड़ते रहें, जैसे उन्होंने लड़ा। इस लड़ाई को इंडिविजुअल उनकी लड़ाई थी, कोई पार्टी कोई समाज उनके साथ थोड़ी खड़ा था। आप उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, उनको 20 बार तो घर बदलने पड़े, क्योंकि ये कितनी विडंबना की बात है कि हम ये बहुत फख्र से कह देते हैं कि महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो महिला न्याय की प्रक्रिया में लड़ रही है उसको 20-20 बार अपना घर भी बदलना पड़ रहा है। जो बिल्किस बानो है वो किसी के घर में किराए पे नहीं रह सकती अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बता करके। ये तो एक अलग ही तरह का कहानी समाज की सच्चाई को हमारे सामने रखता है। अब इस सवाल को, इस समस्या को जुडिशरी कैसे फेस करेगा? आप इसी फैसले में देखिए ना क्या भाषा है। हर महिला को सम्मान का अधिकार है। मुझे लगता है कि 20 साल पहले सिर्फ यहीं पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज कहना पड़ रहा, चाहे जिस भी धर्म की हो। ये 20 सालों में क्या चीजें बदली हैं इस फैसले से, तो भाषा से तो ये भी समझ में आता है। गुजरात में सिर्फ एक वाहिद घटना नहीं थी ना, आप इसी घटना में देखिए 7 लोग जिनका पोस्टमार्टम किया गया, उनके धड़ सर से अलग थे। आप खबरें देखिए, वो इस तरह से पूरा किया गया था। उसमें 6 डॉक्टर भी शामिल थे, पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। बॉडी से सर को अलग कर दिया गया ताकि सही से डिटेक्ट ना हो पाए। और इसी कोर्ट ने उन जो सरकारी कर्मचारी थे उनको 4-5 साल पहले बरी किया हुआ है। तो हम सिर्फ एक लाइन पे, एक फैसले पे
खुश नहीं हो सकते, उसको पूरी टोटलिटी में तो देखना पड़ेगा ना, ये मैं कह रहा हूं। यहाँ पर जिस तरीके से शहनवाज जी ये बोल रहे हैं कि एक महिला जो रेंट के घर पर भी नहीं रह सकती, यानी कि अगर गलत कुछ उसके साथ हुआ है तो दोषी भी वही बना दी जाती है इस समाज के नजर में। और अगर 20 साल के बाद वो एक बड़ी लड़ाई लड़कर आती है और अकेले दम पर, तो आज अगर ये कहा जाता है न्याय की जीत है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है, समाज पर भी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल आंचल जी, सिस्टम पे तो सवाल है ही, सबसे बड़ा सवाल जो है ये समाज के ऊपर खड़ा होता है कि आप देखिए कि आप जो है एक दुष्कर्म के आरोपियों को भी आप किस तरीके से अपना समाज का होते हुए आप फूलमाला पहनाने लगते हैं, यानी आप हद दर्जे तक गिरने की हद तक आप पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा पतित काम और कोई हो ही नहीं सकता है कि आपने किस तरीके से उन लोगों को स्वीकार कर लिया, कि आपने उनको अपना लिया जो दुष्कर्म के आरोपी थे, और आपने उनके गले में फूलमाला भी डाल दी। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से ये इस तरफ भी इशारा करता है कि समाज आखिर जा किस तरफ रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा काम जो है पिछले 3 दशक में किया है, वो ये किया है कि समाज के अंदर बड़े पैमाने पर उसने संवेदनहीनता भर दी है, बल्कि कहा जाए कि पार्श्विकता का संचार कर दिया है कि यानी आप दुष्कर्म के आरोपी के साथ भी जो है आप फूलमाला डालने की हद तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये काम जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसमें सफलता मिली है, और ये पूरे समाज के लिए सोचने का काम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेन वॉश करने का जो है वो काम किया है। इस पर समाज को सोचने की आवश्यकता है। आप देखिए कि मणिपुर की जो सूचनाएं आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही हैं कि वहाँ एक समुदाय की महिलाओं ने दूसरी समुदाय की महिलाओं को अपने पुरुषों के हवाले कर दिया। तो यानी कि ये गंदगी जो है किस स्तर तक फैल चुकी है कि आप जो है एक विधर्मी, जिसे आप कह लीजिए, जो आपके धर्म का नहीं है, यानी आपके दिमाग में जो इतना ज़्यादा जहर भर गया है कि आप एक महिला को महिला मानने को तैयार नहीं है। महिलाएं खुद जो है वो किस तरीके से पुरुषों के हवाले दूसरे धर्म की महिलाओं को कर रही हैं। तो ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बिल्किस बानो के लिए कायदे की चीज़ हो सकती है, उसके लिए एक न्याय मिलने वाली बात हो सकती है, लेकिन ये टोटलिटी में, जैसा शहनवाज जी ने भी कहा, बिल्कुल बात सही है कि टोटलिटी में ये फैसला जो है वो कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं है। लेकिन ये जहाँ तक बिल्किस बानो का सवाल है, बिल्किस बानो के लिए जो है वो न्याय जो है निश्चित तौर पर एक तरीके से मिला है। आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी कि बिल्किस बानो के सामने से वो अपराधी जो है वो सामने से निकल करके जाते होंगे, क्या उस महिला के दिल पे गुजरती होगी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं, तो इसलिए जो है ये फैसला बिल्किस बानो के लिए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उम्मीद की किरण आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि सिर्फ एक बिल्किस बानो को न्याय मिल जाने से पूरा न्याय नहीं मिल जाता है। इस तरीके के और मामला जो आ रहे हैं उसमें किस तरीके से सरकार का रुख है, किस तरीके से समाज का रुख है, किस तरीके से हमारे राजनीतिक दलों का रुख है, इस पर भी काफ़ी बहस की आवश्यकता। मुझे लगता है कि समाज के अंदर इस पर काफ़ी गंभीर बहस की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से सांप्रदायिकता आपके दिमागों में भरती जा रही है और किस तरीके से आप जो इतने जहरीले होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समाज के अंदर भी काफी ज्यादा इस पर चिंतन, मनन और बहस की आवश्यकता है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती महिला जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और जो भी दोषी होते हैं जब वो जेल से बाहर आते हैं उन्हें रिहाई मिलती है तो फूलमाला उन पर चढ़ाया जाता है और किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। और जैसा कि अमलेंदु जी आपने पहले भी कहा कि संस्कारी ब्राह्मण बताया जाता है। समाज का पतन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, इससे और घटिया बातें क्या हो सकती हैं कि एक जो दुष्कर्मी है वो संस्कारी बन जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि, और मैंने जैसे भी कहा, बिल्कुल मैं फिर अपनी बात को उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि ये असल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कहा जाए कि एक समाज के बहुत बड़े वर्ग का जो है दिमाग का जो अपराधीकरण कर दिया है और किस तरीके तक जहर भर दिया है। देखिए जब आज हम खबर देख रहे हैं कि साहब कर्नाटक में जो श्री राम सेना ने अपील किया कि मंदिर के बाहर जो कुछ मुसलमान दुकानें लगाते हैं उनका बहिष्कार करो। ये चीज़ें इसी तरीके की घटनाओं से शुरू होती हैं, इसी तरीके के बहिष्कार की घोषणाओं से शुरू होती हैं। शुरू में लगता है कि हम मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के बहिष्कार का मामला नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो था लखनऊ में, उसने देखा किस तरीके से सब्जी वाले को जो है वो पीट रहा है और किस तरीके के आरोप लगा रहा है सिर्फ क्या नाम पूछ करके। तो इस तरीके की घटनाएं जिस तब जब शुरू होती हैं तो यहीं से इस तरीके की बिल्किस बानो जैसे अपराधों की आप कह लीजिए कि नींव रख दी जाती है। सब्जी वाले के बहिष्कार की घोषणा में आप समझ लीजिए कि किसी सामूहिक दुष्कर्म की नींव रखी जा रही है। चलिए जी, आप दुकान नहीं लगाएंगे, आप आर्थिक बहिष्कार करेंगे, ये बात कहते ही समझ लीजिए कि किसी सामूहिक दुष्कर्म की बुनियाद रखी जा रही है और फूलमाला चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मेरा कहना यह है कि इस तरीके की चीजें नहीं हो, इसके लिए समाज को बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, सांप्रदायिक जहर दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। चलिए, जो समाज जो उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बता रहा था, जो फूल मालाएं पहना रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट का जब ये बयान आता है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ जाता है
कि हर एक महिला, कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग समुदाय, कहीं से भी वो आती हो, उसे सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान का अधिकार है। शहनवाज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 3-4 मीडिया संस्थाओं की खबरें पढ़ी इस घटना को लेकर। एक चीज जो मिसिंग थी अमलेंदु में, वो ये कि जब ये जजमेंट आया था साल भर पहले, तब गुजरात सरकार बार बार कह रही थी कि उसने मोदी सरकार से इसकी इजाजत ली थी। ठीक है, जो 1992 का जो कानून था, जिसमें ये कहा गया था कि उससे पहले 14 साल अगर आप सजा काट चुके हैं तो फिर आपको छोड़ा जा सकता है। इस आधार पे छोड़े जाते थे। तो मैं जेल में आंदोलनों में गया हूँ तो देखा हूँ, इस तरह के लोगों से मिला हूँ जो प्रयास कर रहे होते हैं अपनी बेल के लिए उसी बुनियाद पे। उस समय गुजरात पे जब सवाल उठ रहा था तो इस पूरे गेंद को मोदी जी के पाले में डाला जा रहा था और वहां से कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी इस पे संस्कृति दी है। तो एक तरह से जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है उसको ये संदेश दिया गया था, देने की कोशिश की गई थी कि मोदी जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो जजमेंट आ रहा है, अभी जो मीडिया उस पे जो खबरें सुना रहा है, लिख रहा है, उसमें आपको ये एंगल नहीं दिखेगा। मोदी सरकार की संस्तुति से, उसके सहयोग से, उसकी स्वीकृति से लोग छोड़े गए थे, ये बात अब कहीं नहीं आ रही है। पूरी आलोचना का जो सेंटर है वो गुजरात की राज्य सरकार को बना दिया गया है। तो इसके इस राजनीतिक पहलू पर भी आपको ध्यान देना होगा, किस तरह से इस पे खेला जा रहा है। उस समय मोदी जी के ये बेसिकली जितने लोग थे रेपिस्ट थे, ये उस मोदी के उस बड़े महाकांड का छोटा छोटा पार्ट हुआ करते थे। जब उसने गुजरात में जो पूरा मैसेकर का, ये सब छोटे छोटे उसके प्यादे थे, सबका रोल था, ये सब उसी पिक्चर का हिस्सा थे। तो उनकी एक नैतिक जवाबदेही थी कि जो उस अपराधी गिरोह का सरगना अगर उतने बड़े उस पर पहुंच गया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है छुड़वाने की। उसने छुड़वा भी दिया, चुनाव में उसका फायदा भी मिल गया और उसने उसका श्रेय भी खुद ले लिया केंद्र सरकार के रूप में। लेकिन अब उस पर कटौती की जा रही है, उससे बात नहीं हो रहा है। इस पूरी घटना का रिपोर्टिंग कैसे किया जा रहा है, इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें और भी चीजें निकल के आएंगी। जी शहनवाज जी। अमलेंदु जी, जो ये बातें अब निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि शहनवाज जी भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को उस वक्त क्रेडिट दिया जा रहा था कि मोदी के स्वीकृति के बाद ही ये जो है फैसला लिया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये गुजरात सरकार का फैसला था और उसे रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी सरकार या मोदी का यहाँ पर कहीं से भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। नहीं, चलिए, अगर मेरी याददाश्त ठीक साथ दे रही है तो बीच में खबरें ये आई थी कि बाकायदा गृह मंत्रालय जो है केंद्रीय उसने इसकी स्वीकृति दी थी। खबरें आई थी, ये भी जो खबरें आई थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी थी। विस्तार से बताएंगे क्योंकि उन्होंने इस पर काफी काम किया इस केस में, खास तौर से तो बताएंगे इसको विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय दिया था तो ये सिर्फ गुजरात सरकार के गाल पे तमाचा, केंद्र सरकार के गाल पे भी तमाचा एक तरीके से कहा जाता है। अगर ये इस तरह की चीजें हैं तो रिपोर्टिंग की बात आनी चाहिए कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसकी वो की थी और ये बातें जो थी वो वही गुजरात सरकार के हवाले से इशारा आई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी, इसी मीडिया में रिपोर्ट आई थी, हालांकि बहुत हल्के में आई थी, लेकिन रिपोर्ट आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जो दिया उसके आधार पर जो है राज्य सरकार ने इनको रिहा किया है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने इन दुष्कर्म के आरोपियों को संस्कारवान मान कैसे लिया? क्या आप दुष्कर्म के आरोपियों को संस्कारवान मानते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान की ये सामने खुल करके आई है। संस्कारवान की परिभाषा की अलग भी तो हो सकती है, वहां तो यही संस्कारी है। आप देखिए, अभी मिर्जापुर में एक विधायक ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था 2012 में। सबको पता था कि इसमें सजा होगी, लेकिन भाजपा ने उसको विधायक बना दिया। उनके लिए ये संस्कारवान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह सोच रहे हैं उसी तरह से वो भी सोचे, उनका क्राइटेरिया अलग हो सकता है। शहनवाज जी, ये गृह मंत्रालय ने किस आधार पर स्वीकृति दी थी? एक ही गिरोह के लोग हैं, उसमें एक आदमी फंसा रहे, एक बड़ी कुर्सी पहुंच जाए तो ये ठीक बात नहीं है ना। ये सब जो गुजरात कांड जो कहा जाता है, ये तो सब उसके पार्ट्स थे। ठीक है, इनका मामला हो, जकिया जाफरी का मामला हो, जाफरी साहब जो सांसद जी थे उनका मामला हो, नरोदा पडिया का मामला हो, वो एक जो
मंत्री हुआ करती थी, उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, डॉक्टर हुआ करती थी वो, उसको बाद में रिहा भी कर दिया। डॉक्टर मायाबेन रानी, तो उसमें तो नैतिक दबाव भी तो रहेगा मुखिया पर कि भाई उतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, हमको नहीं छुड़ाए, तुम दंगा करा के सीएम बन गए, हम जेल में रहे। तो ये बेसिकली आपस की एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये उनका अपना मामला था। उसमें भाई किसी संगठन में एक बॉन्डिंग तो होती है ना, संस्कारों के आधार पर बॉन्डिंग होती है, विचार के आधार पर बॉन्डिंग होती है। ये जो पूरा मामला है ये जुडिशियरी से ज्यादा तो पॉलिटिकल इशू था, जिसमें जुडिशियरी का भी इस्तेमाल कर लिया गया। असली खेल तो ये हुआ, पिछले साल फैसला दिलवा दिया गया ऐसा जिसमें पूरी दुनिया ने सवाल उठाया कि भाई ऐसा भी कोई फैसला आ सकता है क्या। फिर शांति से आज जुडिशियरी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उस जजमेंट को नलीफाई करते हैं, नल एंड वॉइड घोषित करते हैं। ये पूरी राजनीतिक पूरे मामले का राजनीतिक पहलू आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि सब हो क्या रहा है। इसमें जुडिशियरी का भी खूब अच्छा इस्तेमाल हुआ, जिसको जो क्रेडिट मिलना था बिल भी गया, वहां विधानसभा की सरकार हुई, जयकारा भी लगा, सब हो गया, भंडारा चल रहा है। ये इसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तब समझ में आएगा। ये तो तय ही था कि इसी तरह का जजमेंट आएगा, क्योंकि इतना खुलेआम आप नहीं कर सकते ना, लेकिन टाइम दिया गया साल भर का कि थोड़ा जगह जगह चुनाव निपट जाए। ये इसकी टाइमिंग पे ध्यान देना जी। अमलिंदु जी यहाँ पर छोटा सा कमेंट आपका चाहेंगे, जिस तरीके से शहनाज जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाकर किस इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये पिछले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद एक तरीके से इस पर फैसला सुनाया गया जो पूरी दुनिया में भद पिट रही थी, अब उसको एक तरीके से कवर किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे उसको कवर किया जा रहा है। और अभी जो अल जजीरा एक बड़ा जो विदेश का चैनल है, उसकी जो हेडिंग थी वो हेडिंग बड़ी पढ़ने लायक थी। उसने लिखा कि फला केस में जो है हिंदू मैन जो है वो वापस जेल भेजे गए। अब आप देखिए बदनामी किसकी हो रही है। बात जो लोग हैं उनको समझने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया में बदनामी क्या हो रही है, हिंदू जेल भेजे गए वापस जो है। तो इसमें हिंदू कहाँ से आ गए भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन दुनिया को क्या मालूम है कि हिंदू जो थे वो भेजे गए। तो ये हिंदुओं की बदनामी पूरी दुनिया में किस तरीके से हो रही है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन जा रहे हैं उनको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हिंदुओं की बदनामी इन सब कांडों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर होती है कुल मिलाकर के। दूसरी बात ये कि पूरा 2002 का मामला जो है वो पूरा ही राजनीति से प्रेरित है, पूरा ही प्रेरित राजनीति गोधरा से लेकर के और 2002 के तक और अब तक जो सब कुछ चला रहा है पूरी की पूरी ही राजनीति है और एक खास धड़े की राजनीति है। तो ये जो है पूरा मामला राजनीति की है, लेकिन इस राजनीति में भी अगर थोड़ी सी भी कहीं से कोई आशा की किरण दिखती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बस इतना ही कहना था आंचल जी। जी अमलिंदु जी, शहनाज जी आपसे एक छोटा सा कमेंट इस पर चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से आपने ये हालांकि कहा कि ये कोई बड़ी क्रांतिकारी नहीं हुई है, लेकिन जो फैसला आया है थोड़ा विश्वास जो है वो बढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस जजमेंट का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को खासतौर से अपने उस टिप्पणी को भी खारिज कर देना चाहिए जो सकिया जाफरी मामले में कहा था कि अब उनके मामले की सुनवाई अगले किसी कोर्ट में नहीं। इस जजमेंट ने अगर उत्साह बढ़ाया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कि हम न्याय पा सकते हैं, तो सिर्फ एक केस में ही ऐसा क्यों? वो लोग भी वहाँ एप्लीकेंट हैं जो न्याय चाह रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। उस दरवाजे को जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था पिछले साल, कम से कम इस जजमेंट के बाद अपनी गलती को रियलाइज करे और दरवाजा खोले ताकि सबको वहाँ पे न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शहनाज जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अमलिंदु जी आपका भी बहुत बहुत हमारे तमाम जो समर्थक और हमारे साथी हैं, जो दर्शक हैं, उनका भी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि एक महिला वो किसी भी वर्ग, समुदाय, धर्म कहीं से भी आती हो, लेकिन उसे सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के अधिकार की हकदार होती है। ये फैसला इस तरीके से आया, जो टिप्पणी की गई और जो बेंच ने ये फैसला सुनाया और गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया था और अब ये खुलकर सामने आ रहा
कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस पर स्वीकृति दी थी और उसके बाद ये रिहाई का फैसला लिया गया था। उन्हें संस्कारी बताते हुए किस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया था, जबकि वो दुष्कर्मी थे, वो दोषी थे और उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। और अब जब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं जो गुजरात सरकार जो फैसला उसने दिया था उसको भी करारा तमाचा मिल रहा है और केंद्र की सरकार को भी एक बड़ा करारा तमाचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि इसके कई सारे मायने वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिकरण किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद जब चुनाव सारे खत्म हो गए तो एक तरीके से अब कवर करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में सवाल इस मुद्दे को लेकर उठ रहे थे और इसीलिए अब इस तरीके का फैसला आया है। हालांकि देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन न्याय की अंततः जीत हुई है और एक महिला जो अपनी लड़ाई कई सालों से लड़ रही थी उसे भी एक बड़ी जीत जो है वो मिली है। और इसके साथ तमाम जो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं जो अत्याचार सह रही हैं उनका भी हौसला बुलंद होगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल, जाने की आपसे लूंगी इजाजत।